अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है इबारत की तशरीह। ठीक है, नस्ल की तशरीह हमारे जो है 9, 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, मैट्रिक और इंटर के लेवल दोनों पर बच्चों को करवाई जाती है। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स की हामिल है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे मार्क्स के अंदर। डेट्स वाई इसको जो है ना करना बहुत ज़रूरी है, और इसको कैसे करना है बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया ही नहीं होता। जैसे कि बोर्ड के अंदर 9th क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने सवाल नंबर मेंशन कर देना जो भी होगा। उसके बाद आपने मेंशन करना है इबारत की तशरीह। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप कट वाली मार्कर ही यूज करें। देन हमने ये वाले जो है वो सिंबल्स लगा देने हैं। उसके बाद अब उसका अलिफ चूज कर रहे हैं या बे कर रहे हैं, ए पार्ट करें या बी पार्ट करें, उसको ऊपर मेंशन कर दें। पूरा पैराग्राफ ऊपर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अलिफ या बे मेंशन कर दें। पेपर चेकर को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वाला पैराग्राफ अटेम्प्ट किया। उसके बाद जो पैराग्राफ आप कर रहे हैं उसके 2 लफ्ज लिख दे शुरू वाले, दरमियान में यूं लाइंस लगा दे मार्कर के साथ, और एंड के 2 लफ्ज लिख दे। तो पता चल जाता है कि भाई इसने ये वाला पैराग्राफ अटेम्प्ट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें हवाला मतन। हवाला मतन भी आपने बिल्कुल दरमियान में लिखना है। ठीक है, ये भी दरमियान में लिखना है, हवाला मतन भी दरमियान में लिखना है। हवाला मतन लिखने के बाद हमने इसमें सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम और माखज, ये 3 चीजें लिखी जाती हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो माखज है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता लिखना। आप चाहे तो लिख दें, नहीं चाहे तो ना लिखें, ये दोनों चीजें लिखनी जरूरी है। और इन दोनों चीजों में बच्चे क्या गलती करते हैं, सबक का उन्वान तो लिख देते हैं लेकिन नीचे लिख देते हैं शायर का नाम। इस बात को जहन में रखिए कि सबक जो है उसमें कभी भी शायर नहीं होता, उसमें मुसन्निफ होता है। और जब गजल और उसकी नज्म की तशरीह करते हैं तो उसके अंदर शायर का नाम लिखा जाता है, जबकि इसमें मुसन्निफ का लिखा जाता है। अगर ये आप यहाँ पर शायर का नाम लिखेंगे इस जगह पर तो ये आपका गलत तस्वुर किया जाएगा। ये लिखने के बाद अगर आप प्रेजेंटेशन के साथ करना चाहते हैं देन आपने ये 2 डॉट्स लगाने हैं, ये तीसरा वाला बीच में ये लाइन नहीं मेंशन करनी यहाँ पर, और इनको इक्वल लगाना है। पहले ही तीनों लिख लें, उसके बाद इनको इक्वल रख के लगाएं, फिर ही ये डॉट्स लगे प्यारे लगते हैं। अगर आप कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है तो प्यारा नहीं लगेगा। देन सबक का उन्वान आप कुछ भी ले लें। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिजरत नबी लिख दिया है। मुसन्निफ का नाम, उसके मुसन्निफ का नाम है मौलाना शिबली नुमानी, और उसका असल माखिज जो है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देन हमारे पास आ जाते हैं खतकुशीदा अल्फाज। खतकुशीदा अल्फाज होते हैं, वहां पर उन्होंने ऊपर लाइंस मेंशन की होती हैं। ठीक है, आपने उनके मीनिंग्स लिखने होते हैं। अब मैंने यहाँ पर अल्फाज मानी ये 4 कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, 2-2 जो है ना इनके जितने वर्ड्स हो आप उस हिसाब से बना लें। एक वर्ड यहाँ लिखें, एक वर्ड यहाँ लिखें, फिर एक वर्ड यहाँ लिखें और एक वर्ड यहाँ लिखें। लेकिन अल्फाज जो है वो मार्कर के साथ लिखें। आप सिंपल मार्कर भी यूज कर सकते हैं, ऊपर कट वाली मार्कर यूज कर लें। इसमें चूंकि जगह कम है तो आप सिंपल मार्कर के साथ लिख सकते हैं। ये जो इस टाइम मैंने पकड़ी हुई है ये सिंपल मार्कर है, ये वाले सिंपल मार्कर है। ठीक है, आप इसके साथ भी लिख सकते हैं। मैंने ये जो खतकुशीदा अल्फाज के बाद वाला ये पोर्शन है ये मैंने इसी के साथ सारा मेंशन किया हुआ है। फिर उसके मानी लिखते हैं जो भी हो। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सियाको सबाक। अब मैं पहले ही ये चीज जो है वो आप लोग को क्लियर कर दूं, मेट्रिक लेवल पर सियाको सबाक नहीं किया जाता। आई नो कि हमारी जो गाइड्स हैं, हमारी जो हेल्पिंग बुक्स हैं, उसके ऊपर जो है वो सियाको सबाक मेंशन होता है, लेकिन मेट्रिक लेवल पर हमारे जो टीचर्स हैं वो उसको नहीं करवाते, और बोर्ड में भी इसको सही नहीं समझा जाता। ये इंटर लेवल पर हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि मेरा ये टॉपिक ओवरऑल है इंटर और मैट्रिक के लिए। डेट्स वाई मैंने लिखा है ताकि इंटर वाले जो हैं वो लोग, उनको पता चल जाए कि सियाको सबाक कैसे लिखते हैं, और जो मैट्रिक वाले हैं वो इस पोर्शन को स्किप कर दें। ठीक है, ये पोर्शन आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप इंटर वाले हैं तो आपने सियाको सबाक की हेडिंग देनी है। ठीक है, उसके बाद सियाक, क्योंकि पिछला वाला होता है जो पैराग्राफ दिया था, तो आपने लिखना है जेरे तशरीह पैराग्राफ से पहले। अब पहले लिख रहे हैं तो आप उसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट करना है। मुसन्निफ ये बयान करते हैं कि, उसके बाद अगर आप लिखना शुरू कर दें। जब आपका वो 3 लाइनों या 4 लाइनों का हो जाए देन फिर आप इसी तरह थोड़ी सी स्पेस छोड़ के उसी के नीचे लिखना शुरू करें जेरे तशरीह पैराग्राफ के बाद को आप लोग हाईलाइट कर दें। ठीक है, मुसन्निफ ये बयान करते हैं। ठीक है, ये इतना लिख लिया।
ये आपका स्याको सबाक 6 to 7 लाइन्स का होता है, ठीक है, 7 to 8 मैक्सिमम इतनी लाइन्स का हो जाता है। और अगर मैट्रिक वाले बच्चे हैं वो ख़ुद कशीदा अल्फाज के फ़ौरन बाद तशरीह लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जो इंटर वाले बच्चे हैं वो स्याको सबाक लिखने के बाद तशरीह लिखेंगे। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि हमने क्या करना है, ठीक है। स्याको सबाक लिखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इसके ऊपर तशरीह पर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे तशरीह, ठीक है। तशरीह जो है वो आपने स्टार्ट करनी है। दिए गए पैराग्राफ में मुसन्निफ बयान करता है कि ये सारा ऑलमोस्ट हाफ पेज का लिखने के बाद, ठीक है, जो भी आप तशरीह लिखेंगे उसके बाद आपने कोई ना कोई कोटेशन ऐड कर देनी है। और कोटेशन हमेशा याद रखें मार्कर के साथ आपने ऐड करनी है और इन्वर्टेड कोमास के अंदर अगर कोटेशन है। अगर आपका कोई शेर हो तो आपने ये जो शेर के लिए ये इलामत यूज होती है, ये वाला साइन लगा के फिर शेर लिखना है, ठीक है। ये शेर के लिए यूज होती है। आपने एक पेज के दरम्यान में ये लिख देना है, देन आप नीचे और तशरीह लिखें। इसी तरह तशरीह के 3 पेजेस जो है ना वो कम से कम 3 पेजेस आपके जरूर होने चाहिए। 4 पेजेस तक ना आपकी इबारत की तशरीह होनी चाहिए, 4 साढ़े 4 पेजेस तक। जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनके लिए तो 4 ही बहुत है, जो इंटर के बच्चे हैं 4 साढ़े 4 पेजेस तक उनकी होगी। तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड चेकर जो है इसमें से ग्रेस मार्क के अलावा कोई नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन के साथ आपने प्रेजेंट किया हो और आपने उसके अंदर लिखा सही हो, उसकी लेंथ प्रॉपर हो, उसके जो है वो कोमास वगैरह चीज़ें वगैरह आगे पीछे ना हो, उसके सिंबल्स ठीक हो, तो इंशाल्लाह बोर्ड चेकर को कोई ज़रूरत नहीं है आपके नंबर काटने की। उसके अंदर डेटा ठीक लिखा हो, ठीक है। इसी तरह आप इसके अंदर अगर शेर लिख रहे हैं तो एक पेज पे आप 2 शेर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने नसर को बयान करना है, बताना है उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी तशरीह थी। अगर आप इसी तरह गज़ल की और जो है वो नज़्म की तशरीह करेंगे तो उसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास होती है 2 पेजेस, ठीक है। जो है उसके 2 to 2.5 पेजेस उसकी होती है, ठीक है। और हर पेज पे आप 2 शेर ऐड कर देंगे, एक तो ज़रूर ऐड करें ना। ये आप लोग के लिए एक प्रो टिप है कि आपने एक पेज पर एक कोटेशन शेर कुछ भी हो, कोई एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है। अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है लिखा हुआ, ठीक है। ये जब इस तरह करके हम लोग दिखाते हैं तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और जब इसी तरह एक पेज पर लिखा होगा तो ये कितना प्यारा लगेगा। पहले पेज से ही इंशाल्लाह वो आपको नंबर दे देगा, वो सोच लेगा कि मैंने इस बच्चे को कितने नंबर देने हैं। अपनी पेन की राइटिंग दुरुस्त करें, अपनी मार्कर की राइटिंग दुरुस्त करें। कुछ लोग बोर्ड चेकर्स ऐसे बैठे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता पेपर कैसे चेक करना है, तो आपने प्रेजेंटेशन पर भी उतना ही फोकस रखना है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर देते हैं हम सारा टाइम इसी पे लगे रहे, हम सारा टाइम प्रेजेंटेशन पे लगे रहे। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन 2 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करके इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको पता चल जाए, कि आपको हर बारीकी का पता चले कि कैसे मार्कर को घुमाया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है। लेकिन जब हम नॉर्मली उसको अपने पेपर में अटेम्प्ट करेंगे देन वो 2 मिनट का भी काम नहीं है हमारे लिए पेपर को प्रेजेंट करना। जैसे हम इंग्लिश का सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह लिख के स्टार्ट करते हैं ना, वो मैक्सिमम 1 मिनट लेता है आपका, उससे ज्यादा वो आपका जो है ना वो नहीं लेता टाइम। इसका भी यही हाल है, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता भी नहीं चलना आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं मार्कर यूज करने आती वो इस मार्कर के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके साथ लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी राइटिंग उर्दू की अच्छी होनी चाहिए, आप सिंपल मार्कर से भी लिखेंगे तो वो लिखा हुआ खूबसूरत लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। और एक और बात इसमें ये कि जब आप पेपर अपना जो है प्रेजेंट करें तो बोर्ड टिप्स में आप ये ज़रूर याद रखें, अपनी ब्लू इंक के अंदर ब्लैक इंक थोड़ी सी ऐड करके फिर यूज़ करें। उसके साथ आपकी इंक डार्क होती है, और डार्क इंक के साथ लिखा हुआ उसकी बात ही कुछ और होती है। वो खूबसूरत इतना लगता है कि वो नुमाया हो रहा था, हमारा पेपर उसके साथ उठ रहा था, ठीक है। ये हमें भी हमारे टीचर्स ने कुछ टिप्स बताई थी, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पेपर के ऊपर कभी भी अपने पेन को यूं करके नहीं खोलना, ठीक है। जब इस तरह करके खोलेंगे हो सकता है हमारी इंक पेपर के ऊपर गिर जाए और हमारा पेपर खराब हो जाए, ठीक है। या बबल शीट के ऊपर कभी भी ऐसे करके पेन नहीं खोलना है, इनको साइड पे करके खोलना है, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनके साथ आपका पेपर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक आप लोग समझना चाहें या पढ़ना चाहें, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो या इसके मुतालिक कोई और चीज़ पूछनी हो, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। और मुझे कोई टॉपिक बताइएगा जिस बारे में आप लोग जो है वो नेक्स्ट कोई भी टॉपिक लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।